हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितना भी वीडियो मैं बनाया हूं आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैं आज का वीडियो क्लास 11 के लिए बना रहा हूं, उन बच्चों के लिए जो अभी अभी 10th पास आउट होकर के 11th में आएंगे। जी हाँ, उनके लिए ही है ये वीडियो। समझ लीजिए उनको पढ़ना क्या क्या है आईकॉम में। तो आईकॉम फर्स्ट पार्ट में उनको पढ़ना है, 11th में क्या क्या पढ़ना है, तो अकाउंट्स पढ़नी है, बीएसटी पढ़ना है, ईपीएस पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना है और हिंदी। ये तो बिहार बोर्ड की बातें हो गई। अब सीबीएसई क्या पढ़ाता है वो भी देख लीजिए। सीबीएसई अकाउंट्स पढ़ाता है जैसे बिहार बोर्ड पढ़ाता है, बिल्कुल। बीएसटी भी पढ़ाता है वो, ईपीएस नहीं पढ़ाता है। इसके बदले क्या पढ़ाता है वो? इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। जी हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता है वो, ठीक है। इंग्लिश भी पढ़ता है सीबीएसई वाले बच्चे, इसके अलावा हिंदी नहीं पढ़ता वो लोग, ठीक है। फाइन आर्ट आ जाता है उन लोगों के सब्जेक्ट में। चलिए अब समझा देते हैं कि लगभग अकाउंट्स का जो बिहार बोर्ड का बुक होता है ना, वो एसके सिंह का होता है। जी, एसके सिंह का ही बुक होता है अकाउंट्स का। 11th का लगभग बुक जो बच्चे 11th 12th पढ़ते हैं वो एसके सिंह से ही पढ़ते हैं। लेकिन यही चीज सीबीएसई वाले पढ़े तो कौन सा बुक पढ़ेंगे? टीएस ग्रेवाल के बुक से पढ़ेंगे वो, टीएस ग्रेवाल 11th की। जी हाँ, तो जो भी बच्चे बुक नहीं परचेज किए होंगे, अगर करेंगे परचेज तो बिल्कुल यही बुक परचेज कीजिएगा, बिहार बोर्ड वाले एसके सिंह का और सीबीएसई वाले टीएस ग्रेवाल का। जी हाँ, अकाउंट्स का बुक। बाद बाकी मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से कौन सा बुक खरीदाएगा आपका। चलिए शुरू करते हैं। आज अकाउंट्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो अकाउंट्स समझ लीजिए है क्या। बिल्कुल, अकाउंट्स पढ़ने से पहले अकाउंट्स को जानना भी तो पड़ेगा। बुक खरीद के ले आइएगा, कहीं डर जाइएगा मोटा बुक देख के तो वो भी परेशानी वाली बात हो जाएगी। चलिए समझा देते हैं अकाउंट्स है क्या। तो अकाउंट्स क्या है समझ लीजिए, बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। चलिए, तो अकाउंट्स कहता है अकाउंट्स इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, ये रिकॉर्ड करने का काम करता है। जी हाँ, उसके बाद क्या कहता है? क्लासिफाइंग, यानी कि इसको क्लासिफाई करता है, वर्गीकरण करता है। उसके बाद क्या बोलता है? समराइजिंग, यानी सभी चीजों को क्या कर रहा है वो? एकत्रित कर रहा है। उसके बाद इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस, यानी कि किस लेन देन को कर रहा है वो? तो पैसे के लेन देन को, सारे को ये क्या कर रहा है? जी हाँ, सारे को ये रिकॉर्ड कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है और क्या कर रहा है? समराइज कर रहा है। यही तो तीन चीज मेन करता है ये। क्या क्या किया? रिकॉर्डिंग किया, बिल्कुल। इसके अलावा क्लासिफाई किया, जी हाँ। उसके अलावा समराइज किया, यही तो करता है। अगर तीन छांट करके वर्ड भी आप बोल देते हैं अकाउंट्स का तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा ये भी। किस चीज के लिए? तो मनी के ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या होगा? तो क्या होगा? रिकॉर्डिंग होगा, क्लासिफाइंग होगा, समराइजिंग होगा। तो इस तरह की चीज होती है तो उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल अकाउंट्स ही कहेंगे उसको, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है? तो आगे कहता है कि एंड events which are in part of at least of a financial characters and interpreting the result thereof, मतलब ये फिनेंशियल कैरेक्टर को दर्शाता है, ठीक है। और ये इस तरह की रिजल्ट आपको देता है जिससे आपको किसी भी व्यापार को अगर कर रहे हैं, है ना, तो वो उसके नतीजे पे पहुंचाता है। अकाउंट जो है ना, रिकॉर्डिंग कर करके, क्लासिफाइंग कर करके वो आपके बुक को बिल्कुल रिकॉर्ड करने के बाद आपको एक नतीजे पे पहुंचाता है, लास्ट में आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, अकाउंट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आपका लेखा जोखा नहीं है परफेक्ट, यानी कि किसी कॉपी में या डायरी में या कंप्यूटराइज हो गया जमाना, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कहीं भी डाटा आप सुरक्षित नहीं रखे हुए हैं या रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस प्रॉफिट की ओर जा रहा है या लॉस की ओर जा रहा है, फिनांस कुछ भी नहीं बता पाएगा। मतलब फिनांस आपका कुछ भी नहीं बता पाएगा। यानी कि एक मीटर की तरह होता है कि फिनांस बढ़ा है कि घटा है, तो ये पोर्शन भी जानना जरूरी है कि आपका बढ़ गया है या फिर घट गया है, इसलिए काउंट किया जाता है। चलिए आप समझ लीजिए कि डिफिनीशन इसका किस किस माध्यम से बनता है। तो कौन कौन सा चीज होता है जो डिफिनीशन को दर्शाता है? जी हाँ बिल्कुल, और अकाउंट्स को भी दर्शाता है, यानी कि अकाउंटिंग टर्म को दर्शाता है। समझिएगा क्या कहता है ये। तो कहता है इकोनॉमिक इवेंट्स है ये, मतलब ये जो भी कार्य करता है वो किस तरह का कार्य करता है,
ठीक है ना। तो किस तरह का कार्य करता है, यानी कि ये इकोनॉमिक इवेंट्स का कार्य करता है। जी हाँ, अगर इस तरह का कार्य नहीं होगा, यानी कि इस तरह का आर्थिक कार्य नहीं होगा, तो व्यवसाय का आर्थिक स्थिति का विवरण ही नहीं हो पाएगा, यानी कि कोई स्टेटमेंट ही उसका तैयार नहीं होगा। जी हाँ, इसलिए इकोनॉमिक इवेंट्स होना बिल्कुल आवश्यक है, परम आवश्यक कह लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि ये किसको दर्शाता है, तो ये व्यवसायिक लेन देन की पहचान को दर्शाता है, यानी कि व्यापार के दौरान जो भी लेन देन हो रहा है उसको ये पहचान कराता है। क्या कराता है, जी हाँ, पहचान कराता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिएगा क्या कहता है, तो कहता है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ये लेन देन को, यानी कि ट्रांजैक्शन को, लेन देन को क्या करता है, ये मेजरमेंट यानी मापने का काम करता है। जी हाँ, क्योंकि अगर हम नहीं मापेंगे किसको, ट्रांजैक्शंस को, तो पता कैसे चलेगा कितना आया और कितना गया। जी हाँ, चलिए आगे देखिए, रिकॉर्डिंग। भाई रिकॉर्डिंग क्यों होता है, आपका मेमोरी जो होता है ना मैन पावर का, वो थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग के ऊपर आना पड़ता है। क्योंकि अगर आप भूल गए तो कहां से देखिएगा, तो बिल्कुल डाटा कहीं रहेगा बुक में तभी तो देखिएगा, या किसी सॉफ्टवेयर में रखिएगा तभी तो देखिएगा, कहीं रहेगा ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होगा आपके किस चीज का, व्यापार का। ठीक है ना, तो इसलिए उसके रिकॉर्डिंग को, यानी कि लेन देन का जितना भी कार्य आप करते हैं उसको क्या करना पड़ता है, अभिलेख करना पड़ता है, यानी कि कहीं लिख करके आपको रखना पड़ेगा। जी हाँ, लिख के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, आपके व्यापार के लिए, और किसके लिए, आपके लिए। जी हाँ, चलिए आगे आगे कहता है पांचवा पॉइंट, ये कहता है कम्युनिकेशन। जी हाँ, ये किसका काम करता है, संप्रेषण का काम करता है ये। जी हाँ, संप्रेषण का काम करता है, मतलब ये अकाउंट्स क्या है, यानी कि एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन प्रदान करता है, मतलब कितना आया कितना गया इस चीज का बात विचार दोनों के बीच में हो जाता है, यानी कि आपने इतना दिया था और हमने इतना लिया था, इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट टर्म आता है। जी हाँ, जिसको कहा जाता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है ना, तो वो कम्युनिकेशन होता है इन दोनों के बीच में। जी, क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी चीजों को क्या करे, यानी संगठित करे, संगठन के रूप में। जी हाँ, संगठन अगर नहीं करेंगे, सबका गठन नहीं करेंगे, तो भी अकाउंट्स बनाना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है 7वां नंबर पॉइंट, ये कहता है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं के अभिरुचि रखने वाले उपयोगकर्ता, मतलब कि आप अगर इंटरेस्टेड है किसी चीज में, जी हाँ, तो उसको क्या कीजिएगा, यानी कि उसको अभिरुचि है उसके प्रति, तो उसको कहीं ना कहीं क्या कीजिएगा, उस इंफॉर्मेशन को आप लिख करके रखिएगा। जी हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसके प्रति आपको इंटरेस्ट भी रहेगा। चलिए हम जानते हैं कि बहुत जगह फिनांस का काम होता है, यानी कि अकाउंटिंग टर्म का काम होता है, यानी लेन देन का काम होता है। तो जैसे कहाँ होता है, बैंक में होता है, तो बैंक में कौन कौन होता है, तो वहां मैनेजर भी होता है, और कौन होता है, क्लर्क होता है, ठीक है, कैशियर होता है। तो ये सब क्या काम करते हैं, लेन देन का काम करते हैं। कहीं ना कहीं सबको रिकॉर्ड अपना रखना पड़ता है, क्योंकि कोई अगर मांग दिया, ठीक है ना, कोई अगर मांग दिया तो उसके पास रिकॉर्ड रहेगा तब तो दिखाएगा। तो इसलिए वो लोग इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं, वो लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो बैंक में फाइनेंशियल कार्य ज्यादा होता है, और भी जगह होता है, ऐसा नहीं कह रहे कि और जगह नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी जो होता है ना, फाइनेंस में वर्क करता है, वो कहाँ रहता है, बिल्कुल वो बैंक में ही आपको मिलेगा। तो बैंक में फाइनेंस का काम होता है इसलिए, यानी कि मनी का काम होता है इसलिए। जी हाँ, ठीक है। चलिए आगे आगे बताते हैं आपको आगे क्या होता है। चलिए गौर कीजिएगा, क्या दिख रहा है आपको, जी हाँ, ये आपको साइकिल दिख रहा है, चलाने वाला नहीं, अकाउंट्स का साइकिल है ये। जी गौर कीजिएगा, क्योंकि ये पूरे किताब का मिश्रण है। जी, पूरे किताब का मिश्रण, अगर यहां पे बता करके मैं समझा दिया तो समझ जाइएगा 11 का बुक आपसे बिल्कुल बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता बनाने से। गौर कीजिएगा इस साइकिल को। साइकिल क्या कहता है, साइकिल कहता है ये
फाइनल अकाउंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? फाइनल अकाउंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट को दर्शाता है। जी हाँ, यानी कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को दर्शाता है। समझ में आ रहा है? यानी कि पैसे के लेन देन को दर्शाता है। किस रूप में? वो रूप दिखाएंगे आपको हम, और किस मत से और किस तरीके से और किस चीज से, ठीक है ना, वो सारे टर्म को बताएंगे और कैसे कैसे चलता है ये स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि एक पेडल मार के कितना भागिएगा, वही रेगुलर मारते चले जाइएगा तो कितना स्पीड से भागिएगा, वो सारा चीज बताएगा ये अकाउंट आपको। चलिए गौर करते हैं। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है, यानी कि फाइनल अकाउंट बोलता है, अकाउंट को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, मत समझिएगा कि अकाउंट कहां लिखा हुआ है, ऐसे लिखाता है अकाउंट्स, ठीक है ना, बड़ा ए स्लैश, जी हाँ, और छोटा वाला सी, अकाउंट ऐसे लिखाता है छोटे फॉर्म में। चलिए, तो क्या लिख रहा है ये? फाइनल अकाउंट। जी, फाइनल अकाउंट किस चीज को दर्शाता है? तो फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट कह लीजिए, किसको? जी हाँ, ये बैलेंस शीट को दर्शाता है। किसको? बैलेंस शीट को दर्शाता है। किसको? बैलेंस शीट को। ये क्या है बताऊंगा आपको। चलिए पहले रोटेट करके ऐसे चलते हैं, फिर मैं आपको फिर यहां पे लाऊंगा। तो पहले ऐसे चलेंगे और फिर मैं इधर बताऊंगा आपको, क्योंकि इधर बाद में आना है, पहले हम लोग को इधर आना है। क्यों आना है? रीजन पता चलेगा अब। तो बोलता क्या है ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन? ये तो बोलता है क्या आपको कि ये रिकॉर्डिंग इन जर्नल, मीन्स दैट कि ये जर्नल एंट्री को करता है। जर्नल एंट्री है क्या भाई? तो ये लेन देन का ट्रांजैक्शन को करता है। किस रूप में? डेबिट क्रेडिट के रूप में। किस टर्म में? तो अकाउंट्स के टर्म में। कौन सा अकाउंट है? तो अकाउंट 3 तरीका का होता है, आपको आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। चलिए पहले गौर कीजिए, किस रूप में? अकाउंट्स के रूप में। अकाउंट्स कौन सा होता है? तो डेबिट क्रेडिट करते हैं ना, वही वाला होता है। तो डेबिट क्रेडिट क्या करते हैं? तो जो वस्तु बेचते हैं और उसके बदले जो वस्तु आता है, बस वही तो देना है आपको। एक चीज लेना है और एक चीज देना है। जी, अगर आपका दुकान है ना, तो आप क्या देते हैं? उसको सामान दिए और लिए क्या? पैसा। बिल्कुल, तो एक चीज दिया जाता है और एक चीज लिया जाता है। इस चीज के एंट्री को, यानी कि प्रतिदिन, मतलब इसका मतलब, जनों का मतलब रोजना मचा, मतलब हर दिन के ट्रांजेक्शंस को, हर दिन के लेन देन को, यानी कि हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जी हाँ, क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। हर दिन के लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो पैसा से हो या सामान से हो। क्या हो? पैसा से हो या सामान से हो, यानी सामान के बदले सामान हो, या उस व्यक्ति का नाम हो, पैसा नहीं दिया हो तो क्या हो? उधार हो, यानी कि कर्ज हो। आपके दुकान से कर्ज लगा के भी जा सकता है, ये भी हो सकता है, या कि आपको एडवांस देके चला गया हो, बाद में आकर के सामान ले जाएगा। तो सभी लेन देन को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं, कर्ज वाले भी और पैसे में दिए रहते हैं वो भी, यानी कि दोनों एंट्री होता है यहाँ, कि पैसे नहीं दिए तो भी और पैसे दिए तो भी, ताकि हमें याद रहे कि हम पैसा से बेचे थे या उधार बेचे थे। इसलिए जर्नल एंट्री करते हैं, यानी कि डेली ट्रांजैक्शन इसीलिए होता है, डेली ट्रांजैक्शन इसीलिए होता है क्योंकि हम लेन देन उधार भी करते हैं और पैसे से भी करते हैं, दो रूप में करते हैं। जी, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है कैश, और दूसरे को कहा जाता है क्रेडिट। बिल्कुल, तो उधार होता है तो क्रेडिट, और पैसे से हुआ तो कैश। जी, और उसके बदले तीसरा कौन होता है? तो आपका वस्तु होता है, जिसको गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स कहा जाता है। गुड नहीं कहिएगा, क्या कहिएगा? इस लगा दीजिएगा, गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। जी हाँ, गुड्स। किसको कहा जाता है? सामान को, यानी कि माल को, सामान को कहा जाता है। जी, जो सामग्री हम लोग खरीदी बिक्री करते हैं उसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज पोस्ट होता है, किस रूप में? किस रूप में होगा भाई पोस्ट? गौर कर लीजिए किस रूप में होता है, गौर करने के लिए ही तो दिए है आपको, तो गौर कीजिएगा किस रूप में होता है। चाहे वो कैश के रूप में हो, बिल्कुल, सिर्फ पैसा वाला हिसाब अलग करेंगे, करते हैं ना कभी कभी कि हाँ हमको पप्पा से जितना मिला उसका पैसा अलग करेंगे, मम्मी से जितना मिला उसका पैसा अलग करेंगे। कभी कभी बहन वाला भी ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा प्यार करती है तब होता है। आगे क्या बोलता है? परचेज बुक। गौर कीजिएगा, कैश बुक, ओनली कैश की बात करेगा, यानी कि सिर्फ कैश में जो ट्रांजेक्शन होगा उसको वो कैश बुक बनाएगा। हर चीज का एक एक बुक होगा। क्या होगा? हर चीज का एक एक बुक होगा, लेकिन आपको अलग अलग कॉपी नहीं करना है, टेंशन नहीं लीजिए, आप एक एक कॉपी में सारा बुक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या होगा? परचेज बुक होगा। कौन सा बुक? परचेज। ये कौन सा बुक है? जो चीज हम खरीद करके लाते हैं ना, उसका भी अलग रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ आज हमने इतना खर्चा किया, पैसा इतना खर्चा किया, तो क्या क्या खरीदा, तो लिस्ट जोड़ते हैं ना कि ये चीज लाए, वो चीज लाए, वो चीज लाए, अलग एक
लिख करके रखते हैं और कभी कभी काम नहीं होता तो फेंक भी देते हैं ना। तो हम लोग को उतना काम नहीं पड़ता, लेकिन दुकानदार को तो काम पड़ता है, बैंक वाले को तो काम पड़ता है। तो वो लोग कहाँ जाएगा, वो लोग तो रिकॉर्ड करेगा ना। जी करेगा, क्योंकि आप अकाउंट्स इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप बिजनेसमैन बन सके। जरूरी नहीं है कि आप बिजनेसमैन बन जाइए, लेकिन अकाउंट्स नॉलेज रखने के लिए कीजिए ना। जी हाँ, कहीं हो सकता है किसी को सजेस्ट करना हो, या हो सकता है किसी बड़ी कंपनी में आपका जॉब हो जाए, तो वहां आपका यही अकाउंट्स काम आएगा। जी बिल्कुल, गौर कीजिएगा। तो कहता है क्या, परचेज बुक। परचेज बुक किस लिए, तो सिर्फ जब हम परचेज करेंगे उसके लिए एक अलग एंट्री तैयार करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, सेल बुक। जो चीज हम बेचेंगे ना उसके बदले क्या आएगा हमको, पैसा। हाँ जी, तो जो सामान छोड़ देंगे ना अपने यहां से, यानी कि बेचने के लिए त्याग देंगे अपने वस्तु को, हाँ, उसके बदला क्या आएगा हमको, पैसा आएगा ना। तो वैसा बुक को हम अलग बनाएंगे, क्या करेंगे, सेल बुक को हम अलग बनाएंगे। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है ये परचेज रिटर्न। जरूरी नहीं है कि जो वस्तु आपने बेचा होगा वो सही ही हो, खराब भी तो हो सकता है। आप गलत सामान भी तो बेच सकते हैं, क्योंकि आपको कोई गलत बेच के चला गया होगा तो आप भी चाहिएगा किसी को हम भी थमा देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो ग्राहक था ना वो खराब हो जाएगा, दोबारा आपके यहाँ नहीं आएगा। वैसा सामान कभी मत बेचिएगा, न्यू जनरेशन है, समझ जाइए, अपडेट कीजिए खुद को। खराब सामान किसी को नहीं बेचना है, क्योंकि अगर खराब बेचिएगा तो क्या होगा, तो परचेज रिटर्न आएगा। मतलब जो भी दुकानदार खराब बेचता है उसका सामान कहाँ जाता है, फिर उसके दुकान में वापस चला जाता है। क्योंकि हम जो खरीद के लाते हैं खराब सामान होता है, मान लीजिए हम दुकानदार हैं और आप हमारे यहाँ से खरीद करके ले गए हुए हैं, हम खराब सामान दिए, तो आप क्या कीजिएगा, लेकर के मेरे पास आ जाइएगा कि भाई साहब आपने खराब सामान दिया था, रख लीजिए। तो वो क्या होगा, तो रिटर्न का बुक वो दुकानदार अलग बनाएगा, क्योंकि ये सामान वापसी आ गया है, जा करके फिर वापसी। तो फिर उसको खाता को क्या होगा, मेंटेन करना होगा, अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा कि हम लोग तो खुशी मना लिए थे बेच करके, लेकिन ये तो क्या हो गया, फिर वापिस आ गया, मतलब गोदाम में फिर आकर के भर गया, टेंशन हो गया मेरे लिए। तो रिटर्न का बात हो गया। अब सेल रिटर्न का बात, अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सेल रिटर्न क्या होता है। अब सामान मान लीजिए क्या किए हैं, आप बेच दिए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, बेच दिए हुए हैं। तो ये परचेज का समझा दिए, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। यानी कि परचेज रिटर्न क्या था, दुकानदार के यहां से परचेज किया और जाकर के वापिस कर दिया। सेल रिटर्न क्या है, तो दुकानदार के हिसाब से जब रिटर्न होता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल रिटर्न कहते हैं। दुकानदार के हिसाब से अगर रिटर्न होता है ना तो सेल रिटर्न, और ग्राहक के यहाँ से रिटर्न होता है ना तो परचेज रिटर्न। बिल्कुल समझिएगा इस चीज को। जब आप खरीद करके ला रहे हैं, आप व्यापारी नहीं हैं, क्या नहीं है, व्यापारी नहीं। अगर व्यापारी हैं भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, खरीद के ला रहे हैं ना वस्तु, खरीद के ला रहे वस्तु यानी परचेज कर रहे हैं और खराब निकल गया वापिस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न। अगर आप दुकानदार हैं, सामान को बेचे हैं और वापिस आ गया तो आपके लिए सेल रिटर्न। जी हाँ, आपके लिए परचेज रिटर्न नहीं, आपके लिए वो सेल रिटर्न। जी, दोनों रिटर्न समझ में आ गया। जब कोई चीज खरीदते हैं और वापिस करते हैं तो खरीदते हैं यानी परचेज करना, वापिस करते हैं तो क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है। जी, और सेल रिटर्न क्या होता है, जब कोई चीज बेच दिए हुए हैं फिर मेरे यहाँ फिर दौड़ के आ गया वापिस, तो क्या हो गया, वो सेल रिटर्न हो गया। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, बिल रिसीवेबल, यानी कि जितने भी बिल आपको क्या होगा, बिल रिसीवेबल बुक मतलब होता है डेटर, याद रखिएगा। डेटर भी कहा जाता है इसको, मैं लिख देता हूं यहां पे फिर से, देखिएगा, डेटर्स समझ लीजिएगा। और इसको कहा जाता है क्रेडिटर्स, उसका उल्टा। चलिए, डेटर्स हो गया और क्रेडिटर्स हो गया। तो बिल रिसीवेबल, जब बुक, किसी भी बुक को आपके यहाँ कोई भी बुक, ऐसा बुक जो किसी से लेना पैसा भी बाकी रह गया हो उसका रिकॉर्ड करके रखता हो, यानी कि हम किसी को सामान बेचे थे उधार, आज न कल वो पैसा देने आएगा, ऐसा कह के गया था, वादा करके गया था, तो वादा तो निभाना पड़ेगा ना। चलिए, तो वादा निभाने के लिए अगर वो बंदा आता है आगे चल के, इसके लिए हम क्या करते हैं, सामान को बेचे रहते हैं, उस सामान का पैसा आएगा आज न कल, उसके लिए भी रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो उस रिकॉर्ड का नाम क्या होता है, बिल रिसीवेबल बुक, क्योंकि आज न कल वो पैसा देने आएगा। मतलब हम खुशी को लिखे रहते हैं, मतलब कि वो पैसा आज न कल मेरे पास आएगा, इस चीज के लिए भी बुक हम लिखे रहते हैं। उसके बाद आ गया बिल पेबल बुक, मींस दैट कि आपके यहां से तो ले गया था, आप अपना खाता लिख के रखे कि आज न कल वो आएगा हमको पैसा देने, तो हम मेंटेन करेंगे इस बुक में। लेकिन आप भी तो किसी के यहां से गए होंगे, उधार लेकर के आएंगे, तो वो भी तो लिख के रखा होगा कहीं ना कहीं, तो वैसे बुक को क्या कहेंगे,
बिल पेएबल बुक यानी क्रेडिटर बुक, मतलब मेरे लिए सिर दर्द, आज न कल हमको पैसा उसको देना है। क्यों भाई? उसके यहाँ से आप सामान लाते नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना, बिल्कुल दीजिए, कोई नहीं रोकेगा देने से भी और लेने से भी कोई नहीं रोक रहा था, तो दोनों काम इजीली कीजिए ना। चलिए आगे देख लीजिए, दोनों बुक समझ में आ गया। यानी कि एक बुक जब हम किसी को सामान बेचते हैं उधार में, यानी डेटर वाला यानी बिल रिसीवेबल वाला बुक, सामान बेचते हैं उधार और आज न कल वो पैसा देने आएगा हमको, तो इस तरह के बुक को हम क्या कह देंगे? इस तरह के बुक को हम डेटर कह देंगे, यानी बिल रिसीवेबल बुक कह देंगे या डेटर बुक कह देंगे। बिल्कुल सही है। चलिए चलिए, तो ये हो गया डेटर बुक। अब ये बात क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है बिल पेएबल बुक। तो ये कौन सा बुक? तो ये बिल्कुल वही, इसका उल्टा हो जाएगा कि आप कहीं से खरीद करके आ चुके हैं और वो कहीं अपना रिकॉर्ड में रख दिया है कि वो बंदा आएगा तो हमको पैसा देगा, तो आपके लिए क्या है? कर्ज हो गया हुआ है, आज न कल आपको उसको पैसा देना होगा, तो ये क्रेडिटर बुक हो गया। अब ये जनरल प्रॉपर क्या है? तो ये जनरल प्रॉपर लेन देन के ट्रांजेक्शंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? लेन देन के, यानी कि डेली का ट्रांजेक्शंस को दिखाता है। क्यों दिखाएगा भाई? क्योंकि ये तो मुख्य भूमिका निभाता है। किसका? सारे विवरण का दिखाएगा ना, क्यों नहीं दिखाएगा? ये मुख्य कार्य तो कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्या होता है इसमें। तो जब इतना बुक बन जाता है ना आपका अलग अलग, यानी कि लेन देन काम हो जाता है जी, इतना बुक बन जाता है तो क्या होता है समझिएगा। बिल्कुल, तो उसके बाद क्या बनता है? जनरल बन जाता है। लेन देन आप कर दिए डेबिट क्रेडिट में, यानी कि आया और गया, इसका रिकॉर्ड आप कर दिए। उसके बाद इसमें करना क्या था? उसके बाद इसमें करना था आपको जनरल पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। जनरल पोस्टिंग करने के बाद क्या करना है आपको? लेजर बनाना होता है। मिस दैट, लेजर कौन है? लेजर कोई नहीं, बिल्कुल यही बुक है लेजर आपका, जो अलग अलग कर रहे थे ना। एक साथ कीजिएगा तो जनरल और अलग अलग कीजिएगा तो जी लेजर, अलग अलग कीजिएगा तो लेजर और एक साथ कीजिएगा तो जनरल। बिल्कुल ये है जर्नल। तो जर्नल आपका होगा कब? जब आप सारे बुक को क्या करेंगे? एक साथ करेंगे। अलग अलग करेंगे तो कौन सा बुक कहलाएगा? ये लेजर बुक कहलाएगा। मतलब क्या हुआ भाई इसका? तो अलग अलग क्यों करेंगे? अलग अलग करेंगे तब तो पता चलेगा किसमें किस चीज का ज्यादा खर्चा हुआ है और किसमें किस चीज का कम खर्चा हुआ है, सारा चीज बताएगा ये। बिल्कुल। अब इसके बाद अगर ये बन जाता है तो इसी के पैसा को ले जा करके हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, यानी कि झूला झूले हुए हैं बचपन में, शीशो ऊपर नीचे करते हैं, तो वो क्या करता है? कभी इधर गिर गया, कभी इधर गिर गया, कभी इधर गिर गया, कभी इधर गिर गया, लेकिन कभी कभी बीच में आता, कितना मजा आता है। तो बीच में ही करने का काम करता है कौन? बिल्कुल ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या काम करता है? किसी भी सिचुएशन को वो बीच में ला देता है, मतलब ऊपर नीचे नहीं होने देगा। कौन होने देगा ऊपर नीचे? लेजर आपको होने देगा ऊपर नीचे, लेकिन इसी को सामान्य रूप से एकदम सबको बराबर करने का काम कौन करेगा? ये ट्रायल बैलेंस करेगा। जी हाँ, आगे देख लीजिए, आगे कहां ये पहुंचाता है इस चीज को। तो ये सारा पैटर्न ऐसे घूमता हुआ आएगा, घूमते हुए आएगा। कहां आएगा? तो आपका इसी में आ जाएगा। किसमें? फाइनल अकाउंट, यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हर बात को घुमा फिरा के कहां लेकर आता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ही हम इतना रामागथा कह रहे हैं। जी हाँ, चलिए गौर कीजिएगा। तो ये सारा चीज जब ट्रायल बैलेंस हो जाता है ना, तो आगे आपको पढ़ना पड़ता है, ट्रेडिंग का काम पढ़ना पड़ता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का काम, यानी कि ये इनकम के स्टेटमेंट को दर्शाता है, आय के विवरण को दर्शाता है कि पैसा आ रहा है जा रहा है, इस चीज को वो बताता है। कौन? ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बताता है। जी क्या बताता है? तो ट्रेडिंग के लेन देन को, यानी कि जो व्यापारिक जो भी चीज होगा, यानी कि व्यापारिक जो भी चीज होगा उस सारे चीजों को ये दर्शाता है। किस रूप में? प्रॉफिट एंड लॉस रूप में भी दर्शाता है। जी, यानी कि लाभ हुआ है या हानि हुई है, इस चीज को ये दर्शाता है। बहुत मजा आता है पढ़ने में अकाउंट्स। जी उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद कुछ नहीं करना है जी। अब लाभ हानि की तो बात कर लिए, लेकिन कभी कभी ज्यादा कमा लेते हैं तो संपत्ति भी खरीद लेते हैं, कभी कभी कर्ज से खरीद लेते हैं, कभी कभी अपने पैसे से भी खरीद लेते हैं। तो कौन दिखाएगा उसको? तो उसको दिखाएगा बैलेंस शीट। जी हाँ, बैलेंस शीट किसको दिखाता है? तो आपके संपत्ति को दिखाता है। इतना दिन व्यापार किए तो कोई पूछ देगा भाई व्यापारी तुम बहुत बड़ा है, तुम्हारे पास वो कार भी नहीं है,
तो वो कार जो खरीदते हैं ना, या घर खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं, तो वो संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति। लेकिन उसमें कर्ज लेके खरीदे हुए हैं तो दायित्व हो जाता है। तो दो पहलू को ये दिखाता है, संपत्ति को भी और दायित्व को भी, यानी एसेट्स को भी और लायबिलिटीज को भी। यानी कि माता के ऊपर कर्ज हुआ वो भी दिखाएगा और संपत्ति घर में आ गया वो भी दिखाएगा। कौन दिखाएगा? ये बैलेंस शीट दिखाएगा। जी हाँ, तो ये सारे टर्म को ये दिखाता है, यानी कि घुमा फिरा के फाइनल अकाउंट पे ले आता है, यानी अंतिम खाता। अंतिम खाता यानी अंतिम निर्णय समझ लीजिए, जिससे क्या बनता है? यानी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस बनता है आपका, और फिनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाता है, यानी कि फिनांस के सारे विवरण को दिखाता है, एक तरफ से दिखाता है, सिस्टमैटिक दिखाता है। क्योंकि हम आपको पहले ही बताया है कि ये छन्नी से छना रहा है पूरा, बिल्कुल, कि पहले जर्नल एंट्री बनाएगा, फिर सबका बुक क्या करेगा? लेजर के रूप में अलग अलग करेगा। जी, अलग अलग करके क्या करेगा? इसको बैलेंस करके दिखाएगा। यहां से भी मन नहीं भरता है ना इसका, तो कहां ले आता है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस पे ले आता है। यहां पे भी मन नहीं भरता है तो कहां ले जाता है? यहाँ बैलेंस शीट पे ले आता है। बैलेंस शीट आपको पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट का विवरण बना करके किसके साथ साथ? बैलेंस शीट के साथ और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के साथ दिखाता है आपको। तब जाके किसको संतोष मिलता है? तो रिकॉर्डर को संतोष मिलता है। मतलब जो रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है ना, हिसाबबारी कर रहा है, उसको संतोष मिलता है कि भाई इतना साल का व्यापार किए, बहुत मजा आया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो रोना धोना उस समय पता चलता है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि अकाउंट्स क्या है, इंट्रोडक्शन भी समझ में आया होगा। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा ना, उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना भी सिखाऊंगा कि होता कैसे है, कैसे बनता है, ठीक है ना। इस चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। तो आप बुक क्या कीजिएगा? परचेज कर लीजिएगा। तो आपको रेगुलर क्लास मैं दूंगा, ऐसा नहीं कि आज फर्स्ट क्लास पढ़ा के छोड़ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रेगुलर क्लास दूंगा। और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिए, आप वीडियो समझ में आ गया होगा तो। कमेंट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आया कि नहीं आया ये हमको पता भी तो चलना चाहिए। आया तो हाँ कीजिए ना, नहीं आया तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस नो कमेंट कर दीजिए आप, हम समझ लेंगे। अगर डाउट है तो लिखिए, डाउट है तो क्या उसमें लिखिए ना। हाँ, डाउट इसलिए लिखिएगा क्योंकि हम उसको क्लियर करना चाहते हैं। जो भी डाउट है आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। और इस तरह का वीडियो आप रेगुलर अगर चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमने वीडियो डाल दिया। न्यू वीडियो आएगा, आप पे अपडेट जाएगा, आप बिल्कुल देखिए उसको। जी हाँ, वीडियो जाएगा ही जाएगा। मैं और भी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए क्लास 11th। और गुजारिश करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी पढ़े तो उनको भी शेयर कीजिए, प्लीज कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।